बच्चों, तो पेपर कैसा गया बच्चों आपका। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर अब की बार इतना आसान आया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे चैनल पर जो पढ़ाया गया था वही पेपर में आया है। तो बच्चों अब की बार आपके 70 में से 70 नंबर जरूर आएंगे जो पेपर अच्छा करके आया होगा। और पेपर बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और चेक कर लो पेपर कैसा गया है। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। बच्चों चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं और ये 20 प्रश्न कितने आसान आए हैं जल्दी चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्त कर होगा। बच्चों द्विघात समीकरण का विभक्त कर कैसे निकालते हैं कि d = b² - 4ac ये होता है विभक्त कर का फॉर्मूला। अब इसमें a का मान बच्चों 3 है और b का मान यहां पर -6 है और c का मान बच्चों 4 है। अब इसको पुट कर देंगे तो d बराबर b का मान -6 का वर्ग और -4 × a का मान 3 × c का मान 4। तो d बराबर ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 4 × 12 और 12 × 4 = 48। तो d बराबर कितना बचा कि 8 में से 6 गए तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, ये बचेगा -12। बच्चों चेक कर लो कहां आ रहा है कि ये आ रहा है पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। तो बच्चों चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यानी बच्चों आपको y का मान 0 दे रखा है तो x का मान आपको बताना है, केवल समीकरण में y का मान रख देना है। तो समीकरण है आपके पास 3x + 2y = 6। तो इसमें y = 0 पुट करेंगे तो ये 3x + 2 × 0 = 6। तो 3x बराबर ये तो 0 हो गया, ये बचा 6। तो 3 का भाग 6 में लगाएंगे 6 में लगाएंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो x का मान आ गया 2। तो आपका हल कितना हो जाएगा कि आपको पता है बिंदु होता है x, y, तो आपका बिंदु हो जाएगा 2, 0। तो बच्चों चेक करो 2, 0 पहला ही ऑप्शन सही है। बच्चों दूसरे क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही है। तो बच्चों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है यदि बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है तो अल्फा का मान होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी रेखा का अगर कोई मध्य बिंदु दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसका फॉर्मूला आता है बच्चों कि x = x1 + x2 / 2 और y निर्देशांक आता है कि y1 + y2 / 2। तो आपको x1 का मान और ये y1 का मान और ये x2 का मान और ये y2 का मान, दो बिंदुओं और इसका मध्य बिंदु ये दे रखा है, यानी x और y के मान दे रखे हैं। तो इसका मतलब इनको पुट करेंगे x की जगह α y 8 और उसके बाद x1 का मान है -4 और प्लस x2 का मान है 5 और बट्टे 2, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या x = x1 + x2 / 2। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा और बट्टे 2। तो अल्फा अभी यहां से आपको अल्फा का ही मान निकालना था, y निर्देशांक का मान रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो देखो α y 8 बराबर आया 1/2। तो यहां से इसे काटेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा 4। तो बच्चों अल्फा का मान 4 कहां है जल्दी चेक करो। तो ये तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों यदि त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान होगा। तो बच्चों ये मैंने वीडियो में इतनी बार क्वेश्चन कराया है और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चौथे क्वेश्चन को, कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जो कि कोण B जो है वो 90 अंश का होगा। वो क्यों होगा 90 अंश का, क्योंकि बच्चों इसमें A और ये C, तो इसमें AB आपको दे रखा है 6√3 और AC आपको दे रखा है 12 और ये BC आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। वो कैसे पता चला कि बच्चों यदि आप AC यानी 12 का वर्ग करोगे तो 144
और 6√3 का वर्ग करोगे और 6 का वर्ग करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो वो 12ac के वर्ग के बराबर आता है। तो इसका मतलब यहां से ये पता चलता है बच्चों कि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है और ये अब एक राइट एंगल त्रिभुज बन रहा है। तो कोण बी जो है वो कितने का हो जाएगा बच्चों कि 90 अंश का। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? पहला ऑप्शन सही है। तो चौथे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों कि पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अब 5वें क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। तो बच्चों आपको बताना है ऐसी संख्या कि यदि हम 125 में और 70 में भाग करें या तो शेषफल 8 बचना चाहिए और क्रम से यानी और 5 बचना चाहिए। तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं से आप पुट कर सकते हो सीधा सीधा। केवल आपको देखो यदि 13 का भाग करेंगे 125 में, 13 नुम्मा होते हैं 117, तो हाँ शेष कितना बचा 8, तो पहला मिल गया है। अब लेकिन आपको 70 में भी भाग लगाकर दिखाना है कि शेषफल 5 और बचना चाहिए। तो 13 पंजे होते हैं 65, कितना बचा 5 बचा। तो यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो बच्चों अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया है, पिछली क्लासों में बहुत बार मैंने आपको समझाया है, यदि आपको समीकरण का एक मूल दे रखा हो तो उसका मतलब वो उसका हल है। जब उसका वो हल है तो हम उसको उसमें पुट कर सकते हैं, यानी वो x का ही तो मान है। तो x का मान इसमें पुट कर देंगे -2, तो -2 का हो जाएगा वर्ग और प्लस के इंटू एक्स का मान -2 -6 = 0। केवल बच्चों क्या करना है आपको कि x की जगह -2 रखना है। तो ये -2 का वर्ग 4 प्लस और ये प्लस माइनस ये बच्चों यहां से क्या हो गया, हाँ सही है कि प्लस माइनस और ये 2k और ये -6 = 0। और यहाँ पे -2k और 4 में से 6 गया तो -2 और -2 का करेंगे पक्षांतर तो प्लस के हो जाएंगे 2 और इसे हम -2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो k का मान आ जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है? जल्दी देखो, सी ऑप्शन सही है। वाह क्वेश्चन कितने अच्छे आ रहे हैं। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 दिया है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। तो बच्चों आपको एक समचतुर्भुज बनाना है जिसके आमने सामने की आपको पता है भुजा बराबर होती है और उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, जितना ये है उतना ये है और जितना ये है उतना ही ये है। तो इसका मतलब बच्चों आपको इसको मैं नाम दे देता हूं कि ABCD। तो अब आपको AC आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो इतना कितना होगा कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये हो जाएगा OA 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों पूरी भुजा दे रखी है, पूरा विकर्ण दे रखा है, AC 12 सेंटीमीटर, OA आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार BD विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर पूरा, तो लेकिन इतना OB कितना आ जाएगा? OB आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो जब 90 अंश के कोण पर काटते हैं तो ये बन गया एक राइट एंगल त्रिभुज, और राइट एंगल त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो AB आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यानी 8 64 और प्लस 6 36, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 100 और 100 का आपको वर्गमूल लेंगे तो कर्ण आपका आ जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है तो थीटा का मान होगा। तो बच्चों इसमें आपको दे रखा है कि एक तरीका होता है बच्चों की ऑप्शनों को डायरेक्ट पुट करें और आंसर बताएं राइट, लेकिन आपको अगर हम पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखो यदि आप इसमें ऑप्शन कहाँ गए, ऑप्शन बच्चों हम लिखना भूल गए हैं, तो ऑप्शन फिर से लिखते हैं और बताते हैं आपको।
तो बच्चों मैंने ऑप्शन अब लिख लिए हैं। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है 60 अंश, बी ऑप्शन है 45 अंश और सी है 30 अंश और डी है 0 अंश। यदि आप इसमें 45 अंश रखेंगे साइन थीटा का, यानी थीटा की जगह 45 अंश रखेंगे, तो आपको बताया कि साइन 45 का मान कितना 1/√2। बच्चों अगर हम थीटा अगर राइट साइड में रखेंगे तो कॉस 45 का मान कितना 1/√2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो बच्चों अब चलेंगे हम अगले 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। बच्चों आपको सबसे पहले 144 के करने हैं गुणनखंड, तो कर लो जल्दी। तो बच्चों 144 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कि 2 नीम 18, फिर 3 से 3 एकम 3। तो बच्चों ये हो गए आपके गुणनखंड। अब इसमें देखो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कहा अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, यानी ये जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है, अभाज्य संख्या है। तो यानी ये कितनी है 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर है 4 और इंटू 3 की पावर कितनी है 3 की पावर है 2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, इन जो अभाज्य गुणनखंड है इनके घात कौन कौन सी आ रही है कि 4 और 2, तो इनको जोड़ना है। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। बच्चों आपको पता है ये बिंदु -3,5 कहां आता है कि ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये -3,5, तो आपसे इस y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, किससे, इस y अक्ष से। तो बच्चों आपको पता है कि y अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक कितनी दूरी चला है कि ये दूरी चला है -3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अब 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन दिया है sin 15 बटे cos 75, इसका मान होगा। बच्चों पहले ही ऑप्शन लगा दो, क्यों, क्योंकि इतना क्वेश्चन इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, केवल ऊपर वाले को या नीचे वाले को एक, यदि साइन को cos में चेंज कर लो या cos को sin में चेंज कर लो, बस सीधा सीधा सिंपल होता है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको 90 में से यदि आप 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा कि 15 है। तो बस क्या करना होगा कि sin 90 - 75, केवल 15 की जगह 90 - 75 लिखना होगा और नीचा वाला आपका सेम रहेगा cos 75। तो आपको पता है sin 90 - थीटा कि cos थीटा और अपॉन में कितना है cos 75, तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो बच्चों आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, माध्य बताना है। उसके लिए क्या है, बस सीधा सीधा कल्पित माध्य से भी हम कर सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, यानी हम तीनों विधियों से कोई से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ऑप्शन में दिया है तो उससे करेंगे जो सबसे पहले होगा। वो कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। उसमें क्या है कि केवल आपको वर्ग दिया है और बारंबारता दे रखे है, तो वर्ग चिन्ह निकालना है। बस वर्ग चिन्ह बोले तो इसका आधा करना होता है बस वर्ग अंतराल का, और उसके बाद केवल जो बारंबारता थी और वर्ग चिन्ह था उनकी करनी है केवल डायरेक्ट गुणा। तो 5 25 और ये 15 6 90, इस प्रकार ये आपका इनका योगफल आ जाएगा 390। और ये कितना है कि बारंबारता का योग है 20। तो आपको पता है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि यानी जो एफ को यानी लिख देते हैं यहाँ पर माध्य कि माध्य का फॉर्मूला बच्चों होता है कि सिग्मा एफ इंटू एक्स आई और बट्टे सिग्मा एफ, यानी 390 में आपको 20 का भाग लगाना है, जो कि मैंने लगा दिया है। और तो ये कितना आ जाएगा कि 19.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा बच्चों। ये इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो बच्चों आपको cot थीटा यानी यहां से अगर 3 गुणांक है cot थीटा का, इसे लेके जाएंगे भाग में, तो यहां से आ जाएगा कि cot थीटा बराबर 4/3। तो बच्चों cot क्या होता है, cot आपको पता है कि आधार बट्टे लंब होता है। आधार कितना दिया है 4, लंब कितना है 3, पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा 5। तो बच्चों अब आपको क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है कि कोसेक थीटा होता है आपका
कि कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है आपके पास 5 और लंब कितना है 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी चेक करो, 5/3, 5/3, सी ऑप्शन एकदम राइट। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बच्चों आपको सीधा सीधा इनके गोले के आयतन का फॉर्मूला आता है कि वो कितना होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। बस इनका रेशियो आपको 27:64 दे रखा है, तो यहां से हमें पता चला कि इन्हें 4/3 पाई को काट कर ये बचेगा R1/R2 का होल क्यूब। उसके बाद ले लेंगे वर्गमूल, जो कि कितना आ जाएगा 27 का 3 और 64 का 4। तो R1 अनुपात यानी R2 का आपको अनुपात कितना मिलेगा 3/4। अब लेकिन बस सिर्फ क्या करना है बच्चों कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है उसने। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बोलेगा कि 4πr²। तो इनका रेशियो कितना बचेगा कि 4π से 4π कट जाएगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर। और R1 अनुपात R2 तो अभी निकाला था आपने, कितना था 3/4, तो 3/4 के कर देंगे बच्चों वर्ग, जो कि कितना आ जाएगा 9/16। जल्दी चेक कर लो कौन सा था ऑप्शन, 9/16, पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। बच्चों आपको माध्यिका और बहुलक में संबंध आता है क्या, बिल्कुल आता है। वो क्या होता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक और प्लस 2 माध्य। बच्चों ये होता है माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध। तो इसमें बच्चों आपको माध्यक पूछा है, तो इसमें माध्यक पूछा तो क्या लिखेंगे कि 3 × माध्यक तो पूछा ही आपसे, और बराबर बहुलक आपको दे रखा है। कितना दिया है, बहुलक आपको दे रखा है 45 और उसके बाद प्लस 2 गुणा माध्य। माध्य कितना दिया है आपको 27, यानी 27 दिया है माध्य। तो 3 यानी मीडियन बराबर कितना हो जाएगा कि 45 प्लस 27 दूनी 54। इनको ऐड करो जल्दी ऐड करो बच्चों। तो ये 3 माध्य बराबर कितना आ जाएगा 4 और 5 9, और ये 5 और 4 9, कितना हो गया 99। अब ये माध्यक का गुणांक है 3, ये जाएगा भाग में, तो माध्यक। बच्चों माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो दोनों सेम हैं। तो ये 99 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 33। जल्दी चेक करो बच्चों 33 कहां है, 33 कहां है, बी ऑप्शन एकदम सही। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 दिया है, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। बच्चों आपको इस समीकरण के केवल गुणनखंड करने हैं, यानी एक के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के घटा के 2 आ जाए। तो आपको पता है 1 1 1 होता है, तो ये x² - के 1x और माइनस के 1x और प्लस के 1 = 0, ये हो गए आपके इसके गुणनखंड। अब इसे पहले ये बढ़ गया जोड़ा, पहले जोड़े में से x कॉमन ले लेंगे तो x - के 1 बचेगा, और यहां से माइनस के 1 कॉमन तो x - के 1 बचेगा। तो यहां से बच्चों x का मान 1 आ जाएगा प्लस का, और इससे भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब दोनों x के मान कैसे आ रहे हैं कि प्लस, यानी प्लस के आ रहे हैं दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में दोनों मान प्लस प्लस के हैं और वो भी सेम। तो बच्चों चलते हैं हम 17वें पर। 17वें में दिया है कि यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो बच्चों आपको पता है कि यदि केवल डाटा दे रखा हो और समांतर माध्य उसका दिया हो तो क्या करना है कि माध्य बराबर जो डाटा दिया है उनका योगफल, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 20 यानी 57 और 3x, यानी लिख सकते हैं कि 3x प्लस के 57, ये आएंगे जोड़कर, और बट्टे भाग लगा देते हैं टोटल संख्याओं का। कितनी संख्या है कि 2 1 2 3 4 5 आपकी संख्या है। तो ये अब कैची की गुणा करेंगे तो 18 पंजे हो गए 90, 18 पंजे 90, और ये 3x प्लस 57 बराबर 90। 57 का यानी 57 का करेंगे 75, तो 3x बराबर कितना बचेगा 33। यदि 33 में 3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों कि ये आ जाएगा 11, सॉरी बच्चों
कि ये आ जाएगा 11। चेक करो जल्दी फटाफट कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। तो बच्चों चलेंगे अब 18वें क्वेश्चन पर। 18वें क्वेश्चन दिया है समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल होगा। तो बच्चों आपको केवल इस समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे और इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा ऊपर 3 - 2x² बराबर कितना है 2/x। x तो x खत्म। अब 3 का करेंगे पक्षांतर, तो -2x², ये 2 माइनस के हो जाएंगे 3, तो कितना बचेगा बच्चों कि यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म, x² बचेगा 1/2। दोनों ओर लेंगे वर्गमूल, तो x बराबर आपको पता है चिन्ह आते हैं, वर्गमूल हटाते हैं तो प्लस माइनस के, और ये आ जाएगा 1/√2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा बच्चों। तो फिर चलते हैं 19वें पर। 19वां दिया है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो केवल क्या करना है, उसका सीधा सीधा वर्ग करना है। यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा होता और भुजाओं का अनुपात पूछता तो क्या करना होता फिर कि वर्गमूल लेना होता, लेकिन इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आपने प्रमेय पढ़ी है कि उसका भुजाओं का कर देते हैं वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 16:49। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम राइट। तो बच्चों चलेंगे 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन दिया है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और उसका परिमाप कितना होता है कि 2πr। वो समथिंग क्या है कि संख्यात्मक रूप से एकदम बराबर हैं, तो एक r से एक r खत्म हो जाएगी और पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा कि r बराबर आ जाएगा आपका 2 मात्रक। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बच्चों यहां तक आपके हो चुके हैं 20 नंबर पक्के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों दिया है कि सभी खंड कीजिए, यानी आपको इसमें 6 खंड दिए हैं और इन 6 खंडों को आपको हल करना है और ये प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं। तो पहला खंड क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या नहीं है, यानी जो अपरमेय संख्या होती है उसे ही कहते हैं परमेय संख्या नहीं होती। तो बच्चों आपको बस घुमा दिया है कि परमेय संख्या नहीं कहकर इसको हम कह सकते हैं अपरमेय संख्या भी, कि अपरमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है √2 एक अपरमेय संख्या होती है। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परमेय संख्या है। बच्चों क्वेश्चन में तो कहा था कि परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करना है, लेकिन हम मान लेंगे उल्टा कि हम ये √2 एक परमेय संख्या है और √2 को अगर परमेय संख्या मान लिया तो बताओ क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर P और Q कौन सी संख्या है कि यहाँ पर P और Q यहाँ पर आपकी सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, जिनका HCF निकालें तो 1 के बराबर आए। तो बच्चों अब इसके नीचे 1 रखना है, कैंची की गुणा करनी है, तो P बराबर आ जाएगा Q√2। अब करना दोनों ओर वर्ग, लिख दो यहाँ पर कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 2Q²। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां से आप देखोगे कि P² का मान 2Q² है, तो इसका मतलब P² के मान में 2 का भाग चला जाएगा। तो यहां लिख देंगे कि P² 2 से विभाजित है। जब P² 2 से विभाजित है तो भाई P भी 2 से विभाजित होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने बच्चों कई बार करा दिया है आपको, विभाजित होगी। तो बच्चों जैसे P 2 से डिवाइड है तो हम लिख सकते हैं P बराबर 2R। तो अब इसके क्या करना, आप करना दोनों ओर वर्ग, लिख दो दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा 4R²। बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन
समीकरण नंबर सेकंड आप देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से पी स्क्वायर का मान कितना 2q², तो क्या पी स्क्वायर की जगह 2q² रख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिख दो समीकरण नंबर फर्स्ट से पी स्क्वायर का मान रख सकते हैं 2q² बराबर 4r²। अब यहां से 2 का डिवाइड चला जाएगा 2 टाइम्स, तो q² बराबर आ जाएगा 2r²। अब इसे दे देते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब बच्चों समीकरण नंबर थर्ड से देखेंगे कि q² का मान 2r² है, तो हम कह सकते हैं कि q² 2 से डिवाइड है, तो यहां लिख सकते हैं कि q² 2 से विभाजित है। तो q भी 2 से विभाजित होगी, ऐसा आप जानते हो। तो अब यहां से आपको देखना है कि भाई P भी 2 से डिवाइड है और Q भी 2 से डिवाइड है। जब भी दो संख्याएं एक सेम संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या कभी वो संख्या का HCF 1 आ सकता है? कि कभी नहीं आ सकता उसका HCF 1। तो लिख देंगे यहां पर कि P तथा Q 2 से विभाजित है, इसीलिए विरोधाभास, या फिर लिख सकते हैं इससे पहले कि P और Q 2 से विभाजित हैं, इसीलिए HCF क्या नहीं आएगा कि 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो सहभाज्य संख्या रहेगी नहीं। और हमने तो जो संख्या P और Q मानी थी वो तो सहभाज्य मानी थी, तो इसीलिए लिख देंगे यहां विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट हो ही गया है तो कह देंगे P तथा कि √2 एक, यहां लिख देना, अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा आपको? तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ख खंड पर। तो त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश का है, तो tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P इंटू cos R प्लस cos P इंटू sin R का मान ज्ञात कीजिए। अरे बच्चों ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने कल की क्लास में कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बच्चों इसको कैसे सरल करेंगे? बस आपको दे रखा क्या है ये लिखेंगे। तो यहां पर tan P का मान 1/√3 दिया है, तो ये एक राइट एंगल त्रिभुज दिया है जिसमें क्यूब क्या है? समकोण है, यानी 90 अंश का है, और ये P और ये R, तो PRQ एक त्रिभुज दिया है। आपको पता होना चाहिए कि tan P यानी P कोण दिया है tan, तो इसका रेशियो क्या होता है tan का? कि लंब बटे आधार, और लंब आपको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जिससे कोण बनता है वो आधार होती है। तो लंब बटे आधार यानी लंब दिया है 1 और आधार दिया है √3, तो आपको इनका मान निकालना है। तो बच्चों याद रखो, जब तक आपको त्रिभुज की तीनों भुजा नहीं पता हो तो तब तक आप कोशिश भी मत करना आगे क्वेश्चन सरल करने की। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? कि पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या होती है? कि कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग और प्लस RQ का वर्ग। तो PR कितना? कि PR आपको निकालना है, और PQ आपको दिया है √3 का वर्ग, और RQ 1 दिया है। तो बच्चों PR का वर्ग बराबर √3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 4। वर्गमूल लेंगे दोनों ओर, तो PR बराबर आ जाएगा आपके पास 2। तो मिल चुकी है आपको तीसरी भुजा 2। अब बच्चों आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? कि sin P की, cos R की, cos P की, sin R की। तो पहले मैं sin P और sin R निकाल लेता हूं। तो sin R, पहले sin P निकालेंगे। तो बच्चों ये sin P यानी साइन में देखना है कि कौन सा एंगल दिया है? कि P दिया है, और आपको पता है कि कोण P के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी। तो इसका मतलब आपको अब ये देखना है कि त्रिभुज में साइन क्या होता है? कि लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है आपके पास 1 और कर्ण कितना है? 2। अब उसके बाद निकालेंगे साइन R की जरूरत पड़ेगी,
तो साइन आर। लेकिन अब की बार आपको देखना है कौन सा कोण दिया है कि आर दिया है, तो कोण अब की बार आर दिया है, तो लंब कौन सा होगा कि लंब होगा आपके पी क्यू, और आधार कौन सा होगा कि आर क्यू। तो इसका मतलब अब आपको पता है कि साइन क्या होता है कि लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना √3, कर्ण कितना 2। अब बच्चों किसकी जरूरत पड़ेगी कि cos p की, तो cos p कितना होता है कि आधार बट्टे कर्ण, लेकिन कौन सा एंगल दिया है p दिया है, तो p के सामने वाले लंब होगा ये आधार होगा, तो हमें चाहिए आधार और कर्ण। तो आधार कितना है कि √3 बट्टे कर्ण कितना है 2, और उसके बाद चाहिए हमें cos r। अब की बार कोण r दिया है cos के लिए, तो cos क्या आधार बट्टे कर्ण, लेकिन आधार कौन सा होगा बच्चों, आधार होगा आपकी बार ये p यानी आर क्यू, और कर्ण आपका वही रहेगा। तो लिख देंगे कि 1/2, यानी क्या चाहिए आपको cos r, तो cos r क्या होगी आधार बट्टे कर्ण, बोले तो 1/2। अब बच्चों आपके पास इनका सभी का मान निकल चुका है, अब क्या करना है आपको इनको ऐड करना है। तो साइन पी का मान कितना 1/2 और इंटू cos r, यानी cos r का मान कितना 1/2, और उसके बाद साइन पी यानी cos p का मान, यानी उसके बाद cos p का मान चाहिए तो रूट यानी प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद √3/2। बच्चों साइन आर चाहिए इनटू में, तो साइन आर का मान भी कितना है √3/2। तो बच्चों ये कितना हो गया कि 1 एकन 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की 3 में √3 में करेंगे तो 3 हुआ, और ये 2 दूनी 4, तो इनको जब हर सेम है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/4, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो बच्चों ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 21 का ख खंड खत्म। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 के ग पार्ट पर। द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पेपरों यानी क्लासों में कि आपको सबसे पहले कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो तो सबसे पहले उसका चेक करना है विभक्त कर कि उसका जब मूल जो निकलेंगे वो काल्पनिक निकलेंगे या वास्तविक निकलेंगे। यदि वास्तविक निकलेंगे तो हम मूल निकालते हैं, यदि काल्पनिक निकलेंगे तो हम नहीं निकालते हैं। तो इसलिए सबसे पहले विभक्त कर चेक करते हैं। तो d = b² - k 4ac ये होता है आपका विभक्त कर। तो बच्चों d बराबर अगर b का मान कितना होगा कि 3 का वर्ग करेंगे माइनस के 4 × a का मान 4 × c का मान 5। तो बच्चों 3 का वर्ग 9 और 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16 या और 16 पंजे 80। तो बचा कितना इसमें से घटाएंगे तो ये बचा माइनस के 71। तो इसका मतलब d कैसा आ रहा है आपका, d आ रहा है नेगेटिव, और जब भी d नेगेटिव आए तो बच्चों उसके मूल कभी नहीं निकल सकते। उसके मूल कैसे आते हैं, काल्पनिक आते हैं। तो यहां लिख देंगे कि मूल काल्पनिक होंगे, इसीलिए द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे। तो बच्चों यही इसका आंसर लिख के आना है आपको बस। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के घ पार्ट पर। तो घ पार्ट दिया है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों आपको दो बिंदुओं से, आपको पता है कि दो बिंदुओं से एक रेखा बनती है, तो इस दो बिंदुओं से एक रेखा बनी है तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो पहला बिंदु आपका A दिया है 2, -2 और B दिया है 3, 7। तो बच्चों आपको पता है इन दोनों बिंदुओं की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी, क्योंकि बीच की ही दूरी को ही कहते हैं रेखाखंड की लंबाई। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है इसका कि r = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो ये होता है x1, ये y1, ये दूसरा बिंदु x2, y2, इसमें कर देंगे पुट
तो आंसर आपका आ जाएगा। x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 3 है, x1 का मान 2 है, इसका वर्ग करेंगे, y2 का मान 7 है, y1 का मान -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो ये r बराबर अंडर रूट में 3 में से 2 गया तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और प्लस 7 और 2 9, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 निम होते हैं 81। तो r बराबर कितना आ गया बच्चों कि अंडर रूट 82। तो बच्चों ये आ गया आपकी रेखाखंड की लंबाई। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 के अड़े पार्ट पर, कि यह है यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं समझाता हूं आपको कि इसका कैसे आपको हल करना था। कि सबसे पहले आपको एक छड़ दे रखी है, आपको एक छड़ दे रखी है, और आपको पता है छड़ कैसी होती है कि बेलना टाइप की होती है। तो ये इसकी जो व्यास है, इसका व्यास जो है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्वेश्चन में किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। तो इसलिए r निकाल लेते हैं, जो कि कितनी होती है, आधी हो जाती है, तो यानी 1/2 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इसको पिघलाकर, इस छड़ को पिघलाकर एक नई छड़ बनाई जाती है जो कि सेम मोटाई मतलब इसका व्यास भी उतना ही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि अब सबसे पहले इसको, यानी दूसरी छड़ जब बनाई गई थी उसकी लंबाई कितनी थी बच्चों, उसकी लंबाई बच्चों आपको इधर की 18 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछिए कि ये जो नई जो 18 सेंटीमीटर लंबी छड़ जो बनेगी उसकी मोटाई कितनी होगी। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि इसमें आपको यानी क्या क्या दे रखा है कि इसको हम कह सकते हैं कि H1 या फिर L1 कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो बेलन है ना वो हॉरिजॉन्टल रखा है। तो इसीलिए ये है D1 की 1 सेंटीमीटर, जिससे हमने R1 निकाला 1/2 सेंटीमीटर। और बच्चों और इसकी जो लंबाई है यानी L1, या फिर हम कह सकते हैं इसे H1 भी, अगर ये ऊर्ध्वाधर होता तो इसे H1 कहते हैं, लेकिन ये है L1 जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर। और बच्चों इसका आपको क्या निकालना है, इसकी मोटाई का मतलब इसका व्यास निकालना है, कि जो व्यास होगा वही तो मोटाई होगी उसकी। तो यहाँ लिख देंगे इसका निकालना है हमें D2, यानी बोले तो व्यास। ठीक है, अगर तुम R2 निकाल लोगे यानी त्रिज्या निकाल लोगे ना तो व्यास भी निकल के आ जाएगा। हमारा मेन मुद्दा होता है कि त्रिज्या निकालना। अब उसके बाद आपको H2 बोलो या फिर L2 बोलो, लंबाई उसकी 18 सेंटीमीटर दे रखी है। अब एक बात आपको समझनी है, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो एक बात समझनी है कि जब इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है तो इसका मतलब जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। तो दोनों के आयतन क्या है कि सेम है। तो इसके चलते अब करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो इतना आपको दे रखा था क्वेश्चन में, जो हमने लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब केवल इसके आयतन बराबर करने हैं। तो लिख देंगे कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि आयतन का बेलन का फॉर्मूला होता है πr² इंटू एच। तो πr² इंटू एच, इसको लिखेंगे H1, या फिर H1 की जगह क्या लिख सकते हैं L2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना आपकी बात, आपका जो बेलन है। अब बच्चों इसको लिखेंगे R1, क्योंकि ये पहली छड़ की त्रिज्या है, और बराबर दूसरे का πr² इंटू एच ही होता है, जिसे हम L2 करेंगे और त्रिज्या को करेंगे R2। तो बच्चों पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा आपका। R1 का मान कितना दिया है कि R1 का मान बच्चों आपको दिया है 1/2 का करेंगे वर्ग। L2 का मान आपको दिया है बच्चों 8, और बराबर R2 का मान आपको बताना है दूसरी छड़ का, क्योंकि तभी तो आप उसका व्यास निकाल पाओगे। तो यानी R2 हमें निकालना है, और L2 आपको 18 दे रखा है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। और ये R2 का स्क्वायर इंटू 18 है आपके पास, इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ये 2 से 18 अब काटेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, एक बार समझते हैं। यहाँ पर बचा कितना है कि ये बचा है 2 बराबर कि R2 का स्क्वायर इंटू 18। अब 18 गुणांक है, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों कि 2/18, इसको काटेंगे तो 2 नहीं 18,
R2 प्राप्त हो गया आपको 1/9, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो R2 बच्चों कितना आ जाएगा 1/3। बच्चों आपका आ गया 1/3। अब लेकिन आपसे क्या पूछी थी, उसकी मोटाई पूछी थी। मोटाई कितनी होती है कि उसका आपको पता है कि त्रिज्या की दोगुनी होती है, यानी व्यास जो होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि D2 आपसे पूछा था, जो कि कितना होगा कि 2R2, यानी R2 का दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना कितना होगा कि 2 गुणा 1/3, तो इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। बच्चों 3 का लगाएंगे आप 2 में भाग, तो ये आ जाएगा यानी कि 0 और ये 0.6, तो 0.6 के समथिंग आपका ये आंसर आ जाएगा। इतना हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, या 2/3 भी लिख सकते थे। तो बच्चों ऐसे करना था आपको इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 के च पार्ट पर, यानी आखिरी पार्ट पर। तो आखिरी पार्ट इसका दिया है, निम्नलिखित सारणी की माध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको सारणी दे रखी है, यानी बोले तो वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, तो आपको माध्य निकालना है। मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, आपको केवल समझाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों कि सबसे पहले अगर इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो उसका जो पॉइंट आता, पॉइंटों की गुणा थोड़ी लेंथी हो जाती है, आपको टाइम ज्यादा व्यतीत करना पड़ता। इसीलिए आपको किस विधि से करना है, इसको आपको कल्पित विधि से करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम इसको कल्पित विधि से करते हैं, जिससे आपके गुणा भाग आसान हो जाएंगे। तो कल्पित विधि में क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं, जो कि 17.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 और 40 को जोड़ेंगे तो 32.5 हो जाएगा आधा। इसी प्रकार 40 और 55 को जोड़ेंगे तो इसका आधा 47.5 हो जाएगा। इसमें आपको कितने का अंतर है कि 15 का, तो इसमें 15 जोड़ते जाओ, आपको बार बार जोड़ने की और आधे करने की जरूरत नहीं है। और अब उसके बाद बच्चों जैसे वर्ग चिन्ह निकल जाए उसके बाद निकालना है आपको डी। और डी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले डी निकालने के लिए आपको चुनना होगा कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होगा कि जिसे हम ए से प्रतिशत करते हैं। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है वर्ग चिन्ह में जिससे कि आप वर्ग चिन्ह में से घटाएं तो कम से कम संख्या बचे। तो मैंने आपको, और हमेशा आपको कैसे ढूंढना है कि बीचों बीच की संख्या ले लो, वही आपकी सही रहेगा। और आप चाहे 62.5 भी लेते तब भी सही होगा, 47.5 लेंगे तब भी सही होगा। तो मैंने इसमें कल्पित माध्य चुन लिया है 47.5। अब आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे कि वर्ग चिन्ह में से ए घटाते चले जाएंगे। तो 17.5 में से ए घटाएंगे तो -30 बचेगा। ऐसी 32.5 में से ए घटाएंगे तो -15 बचेगा। ऐसी 47.5 में से ए यानी 47.5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसी प्रकार इसको घटाएंगे, आपका आ जाएगा ये 15, 30, 45। अब बच्चों अब क्या करना है, जैसे ही डी निकल जाए तो आपको बारंबारता की एफ की डी में कर देनी है गुणा। तो गुणा यानी गुणा करेंगे तो 30 की 2 में करेंगे तो 60, 3 की 15 में करेंगे तो 45, 7 की 0 में करेंगे तो 0, 6 की 15 में करेंगे 90, 6 की करेंगे 30 में 180, 6 की 45 में करेंगे तो 270। जैसे ही बच्चों आपके पास d × f आ जाए, उनका करना है आपको योगफल। योगफल बोले तो प्लस प्लस के पहले जोड़ लेना है और माइनस के जोड़ना है बाद में। तो जैसे ही प्लस वाले आ जाए उसमें से माइनस वाला आपको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 435 बचेगा f × d का योगफल। अब बच्चों आपको बारंबारताओं का योगफल भी देखना है। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है x बार बराबर यानी माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f × d इसका, और अपॉन सिग्मा f। बोले तो जो d और f आया था उनके योगफल में बारंबारताओं का योगफल का लगाते हैं भाग और a को जोड़ देते हैं। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो देखो इसको सरल करेंगे तो x बार बराबर a का मान कितना है कि 47.5 है और प्लस इसका मान कितना निकल के आया है कि 435 और बट्टे सिग्मा f का मान है आपके पास 30। अब इसको काटेंगे तो 5 से 5 6 30 और ये 5 यानी 5 8 40, 3 बचे 5 7 35, 87 बार चला गया। अब x बार बराबर 47.5 और प्लस 6 का लगाएंगे भाग, 6 1 6, 2 बचे 27 हो गया, 6 6 चौक 24, 3 बचे। अब लगाएंगे पॉइंट 30 हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो ये 6 पंजे हो जाएगा
30। अब इनको ऐड करेंगे तो बच्चों 5 और 5 0, 5 और 1 और ये 5 और 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, तो ये आ जाएगा 62.0, बोले तो 62 आपका आ जाएगा बच्चों माध्य। तो बच्चों चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22वें क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इसमें आपको 6 खंड दिए हैं और इनमें 6 खंडों में से आपको यानी 1 2 3 4 और ये 5 6, हाँ जी 6 खंड दिए हैं और 6 खंड में से 5 खंड आपको करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक 4 अंक के हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं पहले 22वें के कै खंड पर यानी पहले पार्ट पर। तो पहला खंड इसका दे रखा है कि क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 तो पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि 2 समीकरण दे रखे हैं तो आपको बताना है कि 2 पटरियों का मतलब 2 रेखाएं ये एक दूसरे के समांतर हैं तभी तो 2 पटरियां होंगी, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको इनको दिखाना किस विधि से है कि ग्राफ विधि से। अगर हमें ग्राफ विधि से सॉल्यूशन की नहीं कहता तो हम डायरेक्ट a1/a2/b1/b2 से रिलेशन से हम दिखा पाते हैं आपको, लेकिन आपको उससे नहीं करना है। किससे करना है? ग्राफ विधि से। तो चलते हैं ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं सीखते हैं। तो बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो इसके हल पर चलते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण लिखेंगे x + 2y - 4 = 0, ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड उतारेंगे तो 2x + 4y - 12 = 0, समीकरण नंबर सेकंड। अब बच्चों आपको सबसे पहले समीकरण नंबर लेनी है फर्स्ट, जो कि कितनी है x + 2y - 4 = 0। अब क्या करना है, इसका करते हैं हल निकालते हैं। तो सबसे हल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे x = 0, x = 0 रखेंगे तो 0 + 2y - 4 = 0, तो 2y = 4 का करेंगे पक्षांतर तो y बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 2। तो बच्चों जब x = 0 रखा तो y का मान आपको प्राप्त हो गया है 2। अब क्या करना है कि अब आपको y = 0 रखना है। जब y = 0 रखेंगे तो x + 2 × 0 और -4 = 0। अब 4 का करेंगे पक्षांतर, ये तो हुआ 0 तो ये हो जाएगा x = 4। जब y = 0 रखा तो x बराबर मिल गया आपको 4। इस समीकरण के हल का बना देंगे बॉक्स। उस बॉक्स कैसे बनाते हैं बच्चों कि उसके लिए ये x लिखेंगे ये y लिखेंगे। जब x = 0 रखा तो y का मान 2 मिला, जब y = 0 रखा तो x = 4 मिला। ऐसे बनाते हैं समीकरण का बॉक्स। अब बच्चों क्या करना, सेकंड समीकरण लेनी है। सेकंड समीकरण कौन सी है बच्चों कि 2x + 4y, एक बार लिख देना यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड लेने पर। तो 2x + 4y और -12 = 0। तो सबसे पहले इसी जो पहली समीकरण का हल करा था ना, वैसे ही आपको समीकरण नंबर सेकंड का हल करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले x = 0 रखना है तो 2 × 0 + 4y और -0। तो यहाँ से 4y = 12 का करेंगे पक्षांतर तो y बराबर आ जाएगा 4 × 12। जब x = 0 रखा तो y = 3 मिल गया। अब y = 0 रखेंगे तो y = 0 रखेंगे तो 2x + 4 × यानी 0, y = 0 रखा तो -12 = 0। 12 का कर देंगे पक्षांतर +12, x बराबर आ जाएगा 6। जब 2 का डिवाइड लगाएंगे तो बच्चों y = 0 रखा तो x = 6 मिल गया। अब इसी प्रकार इस समीकरण के सॉल्यूशन का बनाएंगे बॉक्स। और बच्चों बॉक्स यहाँ पर x लिखेंगे बॉक्स में, यहाँ y लिखेंगे। जब x = 0 रखा तो y का मान आपको 3 मिला, जब y = 0 रखा तो x बराबर मिल गया आपको 6। अब बच्चों अब आपको देखना है दोनों समीकरण के बॉक्स में कि कोई नेगेटिव मान तो नहीं है, कि कोई सा भी नेगेटिव मान नहीं है। केवल आपको जो अंक दर्शाने हैं क्वाड्रेंट पर वो पॉजिटिव दर्शाने हैं, यानी और मैक्सिमम कितने तक है कि 6 तक या फिर 3 तक। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो यानी ये आपको पता है ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस।
अब आपको x अक्ष पर 6 अंक तक लिखना है पॉजिटिव दिशा में। तो ये 1 बराबर दूरी पर करते हैं ऐसा, और 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब इसी प्रकार पॉजिटिव दिशा में चलेंगे यानी 3 तक, यानी y अक्ष पर, तो वो कितना है 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। लेकिन आप 5 तक ही रहने दो, कोई आपको बस जितने नंबर आएंगे उतने तक आप दर्शा सकते हो। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले x बराबर 0 रखा, यानी x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिल गया, आपको पता है यहाँ होता है 0,0 यानी मूल बिंदु, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो जब x बराबर 0 था तो y का मान बच्चों आपको कितना मिला है कि 2 मिला है। तो ये कर देंगे डार्क, जब x बराबर 0 तो y बराबर 2। ये जैसे डार्क कर देंगे, अब उसके बाद आगे समझेंगे कि जब y बराबर 0 था तो x का मान कितना मिला कि x का मान मिला है 4। अब ये दोनों डार्क बिंदुओं को मिला देंगे। अब बच्चों इसी प्रकार हम समझेंगे अब दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण क्या है कि दूसरा समीकरण जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिल गया कि 3, और जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिल गया कि 6। यानी जब x बराबर 0 था तो बच्चों 3 को डार्क करेंगे, और उसके बाद जब y बराबर 0 था तो x बराबर 6 को डार्क करेंगे। तो अब इन दोनों को मिला देंगे। तो बच्चों ये थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो गया है, आप यदि पैमाने से करेंगे तो एकदम ये क्या आएंगी, सीधी आएंगी, बोले तो एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो आपने इनको दर्शा दिया ज्यामितीय रूप में। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताना है। बच्चों चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के ख पार्ट पर। तो ख पार्ट दिया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तो उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकी मासिक आय पूछिए तो इनकी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिख लो कि हल, और माना पहले व्यक्ति की आय x और दूसरे यानी x रुपए कह सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति की आय बराबर y रुपए। अब बच्चों इनके आय का अनुपात दिया है, बोले तो अनुपात बोले तो x/y कितना दिया है कि 9:7 यानी 9/7। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बच्चों दूसरी बार उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 2, यानी खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो इसका मतलब जो x जिसकी पहले व्यक्ति की x आय मानी थी उसमें से 20,000 रुपये यानी 20,000 रुपये थे यानी 2,000 रुपये, सॉरी बच्चों कि 2,000 रुपये वो बचा ही लेता है। तो इसका मतलब और y भी यानी जो दूसरा व्यक्ति था जो जिसकी आय y थी वो भी 2,000 रुपये बचा लेता है। तो इसका मतलब 2,000 रुपये तो उसने बचा लिए यानी कम कर लिए। तो यानी x - 2,000 बट्टे y - 2,000। और इनके खर्चों का अनुपात कितना था कि जब यदि वो 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसके खर्चों का अनुपात 4:3 था यानी 4/3। तो बच्चों अब क्या करना है, इसकी करनी है कैंची की गुणा। तो सबसे पहले 3 की करेंगे तो 3x माइनस के 3 दूनी 6,000 बराबर 4y और माइनस के 4 दूनी 8,000। अब बच्चों 4y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4y 6,000 को लेके जाएंगे पत्ती तरफ, तो ये हो जाएंगे प्लस के। तो बचेंगे कितने कि माइनस के बचेंगे 2,000, क्योंकि 8,000 में से 6,000 गए तो माइनस के 2,000 बचेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। और बच्चों सेकंड समीकरण नंबर फर्स्ट आप इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा कैंची की गुणा कर। तो ये कितना हो जाएगा कि 7x और माइनस के 9y और 7x और बराबर के 9y का करेंगे पक्षांतर, तो ये -7x माइनस के 9y बराबर हो जाएगा 0 के। समीकरण नंबर फर्स्ट थी, ये समीकरण नंबर सेकंड, इनको हल करेंगे तो ये 7x माइनस के 9y बराबर के 0। अब सबसे पहले दो समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि से उनके गुणांक सेम करने होते हैं। तो 3 की नीचे 7 की ऊपर गुणा करेंगे, तो 7 की करनी है ऊपर 3 की करनी है नीचे। तो 7 दिया 21x माइनस के 7 चौक 28y
बराबर के 7 दूनी 14। और ये इसमें करेंगे 3 की तो 3 7 21x माइनस के 9 किया 27y बराबर के 3 0 0। और इसमें अब सब्ट्रैक्शन करेंगे समीकरण में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। और ये माइनस के 28 प्लस के 27 तो माइनस का बचेगा केवल y। तो बच्चों अब इधर की साइड में बचेंगे कितने कि माइनस और माइनस के 14,000 बचेंगे, क्योंकि 0 इसमें से घटाएंगे तो इतना ही रहेगा, माइनस से माइनस खत्म। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 14,000। तो ये तो आ गई दूसरे व्यक्ति की आय। अब क्या करना है समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो 7x माइनस के 9y बराबर 0। तो 7x आपको निकालना है और 9y का मान आपको 14,000 दिया है बराबर 0। तो 7x बराबर ये कितना हुआ यदि 9 की गुणा करेंगे तो 14 नुम्मा कितने होते हैं, 14 नुम्मा होते हैं 126। तो ये हो जाएगा 126,000। तो और बराबर 0, 126,000 को करेंगे 75, तो ये हो जाएंगे प्लस के 126 और 3 0। अब 7 का लगाना है भाग, तो 7 एकन 7, यहाँ से बचे आपके 5, 56 हो गया, 7 8 56 और बचे आपकी 3 0। तो ये पहले व्यक्ति की आएगी आपकी 18,000, दूसरे व्यक्ति की कितनी आएगी 14,000। बच्चों यही आपका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 22 के गे पार्ट पर। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों आपको इन ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाने हैं। और समकोण के त्रिभुज कब शीर्ष यानी सिद्ध हो जाएंगे, ये शीर्ष होंगे कि जब पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होगी। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले ए बिंदु लिखना है कि 3,2 है, और बी बिंदु लिखना है माइनस के 2, -3 है, और सी बिंदु लिखना है 2,3 है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी, यानी दो ए बी बिंदुओं की बीच की दूरी। तो x2 - x1 फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिख चुका हूं। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो यानी डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूले पुट। तो x2 का मान कितना है -2, -x1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -3 है, y1 का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये अंडर रूट में -5 का वर्ग 25, और ये कितना हुआ कि प्लस -3 -5 ये भी हुआ 25, तो ये हो गया रूट 50। तो हम कह सकते हैं इसे 5 रूट 2, यानी 5 रूट 2 कह सकते हैं इसका वर्गमूल। तो ए भी आपके पास आ गया है। अब बी सी निकालेंगे। अब बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट में x2 2, x1 -2, लेकिन प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 3 है, माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा बराबर अंडर रूट में 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग यानी सॉरी 2 2 4 का वर्ग 16 हुआ, लेकिन 3 और 3 6 का वर्ग 36। अब बच्चों इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा ये 52, यानी 6 6 12 का 2, हाँ 16 1 4 और 1 5। तो बच्चों ये हुआ रूट 52। अब रूट 52 को क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर रूट 52 को हम लिख सकते हैं कि 13 चौका 52, बोले तो 13 अंडर रूट में 13 चौका 52 होते हैं, 4 का वर्गमूल आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। अब बच्चों आपको निकालना है सी ए। अब सी ए क्या होगा कि सी और ए के बीच की दूरी, तो x2 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर अंडर रूट में 3 में 2 गया तो 1 1 का वर्ग 1, प्लस 3 में तो 2 गया तो 1 1 का वर्ग 1, यानी बोले तो रूट 2 रहा ये। अब बच्चों आपको दिखाना है यदि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ए बी का वर्ग बराबर यानी बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। बोले तो कोई एक भुजा का वर्ग दिखाना है किन्हीं 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। तो मैं देख लेता हूं, सबसे पहले मैं करता हूं ए बी भुजा का वर्ग। यदि ए बी भुजा का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी ये आएगा 50। अब करते हैं BC यानी BC का वर्ग, और BC का वर्ग कितना हो जाएगा कि 52, और फिर उसके बाद करते हैं CA का वर्ग जो कि कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों देखो हमने देखा यहाँ पर कि जो BC का वर्ग है, BC का जो वर्ग है वो AB के वर्ग और प्लस
AC यानी CA के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 बिंदु क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के गह पार्ट पर। गह और गह दिया है कि चित्र में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D होंगे। तो बच्चों आपको दिखाने हैं कि ये कोण A बराबर कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको 2 त्रिभुज लेने होंगे, ये फर्स्ट और सेकंड। इन 2 त्रिभुजों को सबसे पहले दिखाना होगा आपको समरूप। जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनके कोण भी संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है। तो बच्चों अब क्या करना है, सबसे पहले समरूप दिखाने के लिए आपको जो दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले कि गिवन आपको क्या है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो बच्चों यदि OA अगर आपको जो प्रूफ करना है, अगर उसके हिसाब से चले कि कोण A यानी ये कोण A कोण C के बराबर है, तो बताओ इसके सामने वाली भुजा यानी OD, इस कोण के सामने वाली भुजा OD, तो OD को हम इधर की साइड में रखें कि ये OD इधर की साइड में रखें और बट्टे कोण C की संगत यानी इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, OB। तो इसका मतलब ये OB जाएगा इधर की साइड में भाग में और बराबर। अब इसी प्रकार अगर हमने ये कैसे लिया बच्चों, हमने ये कोण के सामने वाली भुजा हमें पता है यदि उसके संगत कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजाओं का रेशियो भी बराबर होता है। तो कोण के एक की सामने वाली भुजा OD अपॉन यानी इसके संगत होगी कौन सी कि ये OC सॉरी OB, क्योंकि कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है, OB है। और इसी प्रकार अब आप देखोगे कि कोण B कोण D के बराबर है। तो देखो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी कि ये होगी OA। इसका मतलब ये OA इधर की साइड में है और ये जाएगा अपॉन में यानी OC। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, OC। तो हम बच्चों यहाँ पे ये सीखते हैं कि इसकी संगत भुजा कौन सी होगी कि इसकी संगत भुजा होगी ये और इसकी संगत भुजा होगी ये कैसे पता चला हमें, ये कोणों से पता चला। तो बच्चों अब इसमें हमने देखा कि इतना हमें गिवन था, यहाँ आगे लिख देंगे कि ये क्या है, गिवन है, केवल इसको हमने अरेंज किया है जो दिया गया था। अब बच्चों हमारी 2 संगत भुजाएं बराबर हो गई हैं। अब तीसरी चीज और देखनी है क्या कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं कोण, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर AOD कोण AOD बराबर होगा कोण COD के या BOC के। वो क्यों है, वो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। तो बच्चों मैंने आपको बताया 2 भुजाएं एक कोण आ जाए तो वो 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज कौन सा था कि OAD, त्रिभुज OAD समरूप होगा त्रिभुज OCB के या OBC के। वो किसकी वजह से हुआ, साइड एंगल साइड की वजह से, यानी 2 साइड एक एंगल। जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजा उनके संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो लिख देंगे अतः कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। वो किसकी वजह से हुआ बच्चों, क्योंकि यानी समरूप की वजह से लिख देंगे, समरूप त्रिभुज की वजह से। तो बच्चों यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के 6 पार्ट पर यानी आखिरी क्वेश्चन पर, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन करने थे। तो जो आसान है आपको उन्हें ही क्वेश्चन करके आएंगे पहले। तो बच्चों अब इसको क्या करना है कि इस सवाल में केवल आपको क्या निकालना है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया है 525 तो तथा बारंबारताओं का योगफल दिया है, यानी बोले तो माध्यक दिया है यानी माध्यिका दी है और बारंबारताओं का योगफल दिया है 100, तो x और y के मान आपको बच्चों निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या करना है, केवल आपको कि वर्ग अंतराल लिया है, बारंबारता दे रखी है, इतना आपको क्वेश्चन गिवन है। मैं उसके बाद संचय बारंबारता मैंने आपको पहले से निकाल रखी है, अब आपको समझनी है कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि ये 2 यानी जो बारंबारता है उससे नेक्स्ट वाले पद को हम जोड़ते चले जाते हैं बारंबारता में। तो ये 2 में 5 पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 लिखेंगे, फिर 7 में x जोड़ेंगे तो 7 + x, 7 + x में 12 जोड़ेंगे तो 19 + x। इसी प्रकार हम इसको जोड़ते चले जाते हैं। तो बच्चों जैसे ही संचय बारंबारता निकल के आ जाएगी, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया था
कि यानी बारंबारताओं का योगफल यानी बोले तो n कितना दिया था कि 100 दिया था। तो बच्चों 100 आपको दे रखा है और उसके बाद माध्यक आपको दिया है कितना, माध्यक दिया है आपको 525। तो बच्चों बारंबारताओं का योगफल कितना होगा, इनको जोड़ेंगे तो अगर बच्चों इनको जोड़ेंगे ना तो ये संचय बारंबारता के लास्ट वाले पद के बराबर आएगा, ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर जोड़कर भी देख सकते हो, उतना ही बैठेगा। तो ये 76 प्लस के x प्लस के y बराबर कितना दिया है बच्चों, n बोले तो 100 दिया है। तो यहाँ से x प्लस y बराबर 76 का करेंगे 75। तो बच्चों कितना बचा ये, यदि 100 में से 76 घटाएंगे तो 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ बचे 9 में से 7 गए तो 2, यानी 24 समीकरण नंबर फर्स्ट आपको यहीं से प्राप्त होगी, जो कि आपको योगफल दिया था 100। अब बच्चों क्या है, माध्यक दिया है, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसके माध्यक यानी माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस के CF बट्टे F और इंटू H। सॉरी H नहीं आएगा बच्चों, इसमें केवल F आएगा। ओके सॉरी काटनी है, चलो। तो बच्चों माध्यक आपको दे रखा है 525 बराबर L का मान क्या होगा और N क्या होगा और CF क्या होगा, F क्या होगा और H क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में समझना है। तो सबसे पहले आपको जो माध्यक दिया है वो देखना है कि वो किस वर्ग अंतराल में आता है। तो 525 आपको पता है कि 500 और 600 के बीच में आता है। तो इसके सामने वाली यानी ये निम्न सीमा L कहलाती है और ये सामने वाला F कहलाता है बारंबारताओं के नीचे, और संचय बारंबारता जस्ट इसके सामने संचय बारंबारता के जस्ट एक ऊपर वाला पद आपकी संचय बारंबारता कहलाती है। बोले तो 36 प्लस x आपकी CF होगी। और h की बात करें तो इनमें जितने का अंतर होता है वो आपका h कहलाता है। बोले तो 100 का अंतर चल रहा है, इसलिए h का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये इसे हम कैपिटल N कह सकते हैं, यानी ये बारंबारताओं का योगफल। तो बच्चे L का मान लिखेंगे यहाँ पर कितना है कि 500 और प्लस n/2 बोले तो 100 में लगाएंगे 2 का भाग तो 50 माइनस CF आपका कितना था बच्चों 36 प्लस x, लेकिन इस माइनस की वजह से ये भी हो जाएगा आपका माइनस, और बट्टे F का मान है आपके पास 20 और इंटू 100 H का मान। तो एक 0 से 0 कट जाएगी और ये 2 पंजे 10 यानी 5 टाइम्स कट जाएगी। तो 525 बराबर 500, यदि 500 का पक्षांतर करेंगे तो बच्चों ये बचेगा आपके पास केवल 25, और ये है कितना बचा है यहाँ से, यदि हम 50 में से 36 को घटाएंगे तो ये बचेंगे 14, और 14 माइनस x और इंटू कितना है आपके पास 5। तो 5 की करेंगे इसमें मल्टीप्लाइज, तो बच्चों 14 पंजे कितने होते हैं 70, यानी 14 पंजे कितने होते हैं 70 और माइनस 5x, और क्या करना है कि अब 70x को करेंगे 75, तो माइनस के 5x बराबर कितना हो जाएगा कि 25 माइनस 70x, और माइनस के 5x बराबर कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके पास 45 माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म, x बराबर निम्न 45x का मान अब बच्चों आपको प्राप्त हो गया है 9। अब आपको y का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ 9 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस के 9, तो y बराबर 24 में से 9 गए तो बच्चों ये कितने बचेंगे कि ये आपके बचेंगे, घटा लेते हैं 14 में से 9 गए तो कि 5 बचे और ये 15, यानी y का मान मिल गया आपको 15 और 9। बच्चों थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है पढ़ाते पढ़ाते डायरेक्ट, इसलिए थोड़े वर्ड थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, और 23 में 2 क्वेश्चन दिए हैं एक अथवा में। तो आपको पहला क्वेश्चन में देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 क्वेश्चन करने हैं एक ही में, और मात्र इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया है उसमें मात्र आपको एक ही क्वेश्चन करना है, वो भी सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन करो जो सबसे पहले हो जाए। तो बच्चों अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कैसे करेंगे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूं। एक आपको दिया है बच्चों वृत्त, और इस वृत्त के अंदर एक इसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्त की कितनी
वृत्त की दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है। और बच्चों इसका कोण दिया है त्रिज्या खंड का कितना, 30 अंश। तो आपसे इसका यानी जो 30 अंश का कोण बना रहा है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है बोले तो। और उसके बाद जैसे ही इसे हम बच्चों लघु कह सकते हैं कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और जैसे ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, वो कौन सा, कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोले तो ये जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल और पूछा है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्या होता है कि सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला कि सबसे पहले छोटे वाले का निकालेंगे तो त्रिज्या खंड इसका नाम लिख सकते हो आप ओ ए बी। तो त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा आपको दे रखा है 30 अंश और ये 360 इंटू पाई का मान बच्चों आपको दिया तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि जो दे रखा होता है वही लगाते हैं। तो पाई का मान बच्चों इसमें नहीं दिया है तो आप 22/7 ही लगाएंगे। तो इंटू आर का मान 4 है तो 4 इंटू 4, ये कट गया 0 से 0 और ये 12 36 यानी 12 बार, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स। और बच्चों इसके बाद आपके पास कितना बचा है कि ये बचा आपके पास कि 22 इंटू 4 और नीचे 21। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी 88/7 या 21। अब बच्चों ये आ गया आपका, इसमें हम भाग लगा सकते हैं। और भाग कैसे लगाएंगे 21 का, एक बार समझते हैं। तो बच्चों 21 का 88 में भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 21 चौक 84 यानी 4 बार। फिर कितना बचेगा कि फिर बचेगा आपके पास 4 पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा और 21 1 21 इतना 4.1 आप वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आप बोल सकते हो। अब बच्चों साथ ही दीर्घवृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बच्चों आपका सेम होता है, लेकिन अब दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए अब आपके लिए ये कोण पता होना चाहिए कि ये कोण कितना होगा। और सीधा सिंपल सा कोण है कि जब आपको पता है पूरे में कितना होता है 360 अंश होता है, यदि ये 30 अंश माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 330 अंश बचेगा। तो थीटा दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए 330 अंश हो गया। तो इसको लगाएंगे बस। तो थीटा का मान 330 और बट्टे 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान 4 इंटू 4, 0 से 0 खत्म। तो बच्चों अब 3 से काटेंगे तो 11 3 33 और 3 से 12 3 36। अब इसे काटेंगे तो 4 3 12। तो बच्चों अब कितना बचेगा, अब और कोई संख्या नहीं कटेगी, अब केवल गुणा करनी है। तो ये हो गया 22 चौक 88, 88 की करनी है 11 में गुणा, तो 11 8 88 और 11 8 88 और 88 और 8 कितना हुआ, 88 और 8 हुआ आपका 86, सॉरी 96 हुआ। तो बच्चों ये हुआ 968 और बट्टे कितना हुआ 7 या 21। अब 21 का भाग लगाना है 968 में, तो ये हो जाएगा 21 चौक 84, 21 चौक 84, 6 यानी 12 बचा और 12 में भाग नहीं जाएगा, 8 उतारेंगे तो ये हो गया 128। अब 128 में यानी 128 में 21 का भाग और लगाना है। तो 128 में 21 का भाग लगाएंगे तो समथिंग कितनी बार चला जाएगा बच्चों कि 6 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब 46 और पॉइंट आपका उसके बाद जितना बचेगा वो पॉइंट के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो बच्चों चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, लिख लेते हैं एक बार कि 24 आपका दिया है एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। बच्चों इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसको करोगे आप तो टाइम व्यतीत करोगे, लेकिन आपको क्या करना है वह क्वेश्चन पहले करना जो जल्दी हो जाए। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक 10 सेंटीमीटर ए बी एक रेखाखंड खींचना है। पैमाने की सहायता से आपको 10 सेंटीमीटर एक ए बी रेखा खींचनी है और ए पॉइंट से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक ए एक्स रेखा खींच देंगे।
यानी पैमाने से या प्रकार की सहायता, हाँ पैमाने से एक एक्स रेखा खींच देंगे न्यून कोण बनाती हुई ए बी के साथ। अब बच्चों इसमें आपको किस अनुपात में विभाजित करना था कि 3/2 यानी 3:2 के अनुपात में विभाजित करना था। तो अब आपको जो न्यून रेखा खींची थी उस पर 3 और 2 को जोड़कर 5 इसमें कर देंगे बराबर बराबर खंड, चाहे प्रकार की सहायता से करो चाहे पैमाने की सहायता से करो। तो अब मैं कर देता हूं आप A1 A2 A3 A4 A5 यानी मैंने इस भाग के 5 खंड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो था A5 उसको B पॉइंट से मिला देना है। अब इसके समांतर जो पॉइंट मिलाया था इसके ही समांतर A4 से एक रेखा खींचेंगे, इसी प्रकार A3 से खींचेंगे, A2 से खींचेंगे और A1 से, जो कि एक दूसरे के समांतर होगी। अब आपको क्या करना था कि 3:2 व्यक्त करना था। तो देखो यहां से 1 2 3 तो ये हो गया आपके पास 3 भाग और ये यहां से यहां तक 1 2 ये हो गया 2। तो बच्चों यही मेरे हिसाब से इजी है और जो रचना में क्या करते हैं बच्चों, जो मैं बोल रहा था वही रचना में कर देते हैं बस। तो बच्चों अब चलते हैं हम पेपर के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया है 25वां। तो 25 में बच्चों 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन भी आसान है, दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। पहले क्वेश्चन की तो आपने समीकरण मैंने कई बार आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है, आपको मेरे हिसाब से सेकंड अथवा वाला क्वेश्चन कर दो जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। वो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 की हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताऊं करके। तो देखो फिर सबसे पहले क्या करना है, भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न को मान लेते हैं कि माना भिन्न कितनी होती है यानी x/y। आप जानते हो परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम अंश तथा हर के रूप में लिख सकें। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि आप भिन्न के अंश में से 1 घटा दें में तो यानी x - 1 तो आपका हर तो यो ही की तो ही रहेगा, लेकिन वो कितने के बराबर हो जाती है 1/3 के बराबर हो जाती है। कैंची की गुणा कर दो तो कोई आफत आ जाएगी कि सर बिल्कुल नहीं आएगी। तो 3 की गुणा कर देंगे 3x - 3 और 1 की गुणा करेंगे तो y का करेंगे 75 तो ये -y 3 का कर दो 75 प्लस के 3 समीकरण नंबर सेकंड। आते हैं अगली पारी पर जो क्या कहना चाह रही है कि तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ दे मैं। अब की बार बच्चों हर में क्या करना है 8 जोड़ना है, तो इसका मतलब अंश के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। तो फिर क्या किसके बराबर हो जाती है 1/4 के बराबर हो जाता है। कैंची की मल्टीप्लाइज करेंगे 4x और ये बराबर y प्लस के 8 y का कर दो बच्चों 75 तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8 समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं बच्चों। तो ये है बराबर 3 के, ये है 4x - y बराबर 8 के। अच्छा बच्चों गलती तो नहीं होगी है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। भाई नहीं बिल्कुल सही है। तो अब क्या करते हैं प्लस है, देखो इसके गुणांक सेम है तो आपको चिन्ह यानी गुणांकों को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल घटा दो जो कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का x बचेगा। मेरे हिसाब से ये माइनस के 5 बचने चाहिए जो कि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो x बराबर बच्चों आपको आसानी से आ जाएगा 5। अब बच्चों आपको निकालना है y, तो y निकालेंगे तो समीकरण नंबर फर्स्ट से कह दो बच्चों कि हमें y निकालना है। तो 3x - y बराबर 3 तो 3x का मान 5 आया है, y बराबर 3 तो 5 तिया 15 तो y बराबर 3 माइनस y बराबर 15 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस के 12 बचना चाहिए। y बराबर यानी y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास मेरे हिसाब से 12 आ जाना चाहिए, जो कि भिन्न आपने गिवानी थी तो वो कितनी हो जाएगी लिख देंगे यहाँ पर भिन्न बराबर 5/12। तो क्वेश्चन कैसे लगे बच्चों कमेंट करके जरूर बताना है। यदि मैं उम्मीद करता हूं आपको पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से समझ लिया भी होगा। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको 10th और 12th के लिए तैयारियां कराते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.